प्रकाशीय उपकरण पढ़ रहे थे। प्रकाशीय उपकरणों में सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप अपन ने जान लिया था। सिंपल माइक्रोस्कोप पर आधारित जो अपनी बुक में क्वेश्चन था एग्जाम्पल के रूप में, वो अपन ने सोल्व कर लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अपन प्रकाशीय उपकरण पढ़ेंगे वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इससे पहले अगर अपन देखें कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो कि एक उत्तल लेंस था कम फोकस दूरी का, उसकी आवर्धन क्षमता का मान मैक्सिमम 11 या 10 ये अपने पास आ रहा था, यानी कि उसकी आवर्धन क्षमता ज़्यादा नहीं है। इसलिए क्या किया गया, लेंसों का संयोजन करके ऐसे सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया गया जिससे कि आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सके। क्योंकि अपन जानते हैं कि लेंसों का संयोजन करने पर परिणामी जो आवर्धन होता है सभी लेंसों के आवर्धनों का गुणनफल होता है। यानी अगर अपन ने 2 लेंस लिए हैं तो परिणामी आवर्धन दोनों लेंसों के आवर्धन का गुणनफल हो जाएगा। इसी आधार पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाया गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन अपन जिसको पढ़ रहे हैं अपने 12th स्टैंडर्ड तक उसके अंदर 2 लेंसों वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अपन पढ़ रहे हैं, यानी जिस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंसों का उपयोग किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा दे दें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 या 2 से अधिक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 या 2 से अधिक लेंसों के संयोजन से बनी ऐसी प्रकाशीय युक्ति। तो देखिए, मैं वापस बोलता हूं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 या 2 से अधिक लेंसों के संयोजन से बनी ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से निकट की सूक्ष्म वस्तुओं का, जिसकी सहायता से निकट की सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो देखो, ये अपन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा दे दी है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 या 2 से अधिक लेंसों के संयोजन से बनी ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से निकट की सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। उसको बड़े रूप में अपन देख सकते हैं। ये अपन ने इसकी परिभाषा दी। फिर अपन बात करते हैं इसकी रचना या बनावट की। रचना या बनावट होती क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, ऐसे दाने इस प्रकार जाने कि इसमें एक धातु की एक नलिका होती है। इस धातु की नलिका के दोनों सिरों पर उत्तल लेंस लगे होते हैं जो समाक्षते होते हैं, यानी एक ही अक्ष के अनुदिश होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस या फील्ड लेंस कहते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस या फील्ड लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस कह देते हैं, और जो लेंस नेत्र की ओर होता है
अर्थात जिस लेंस की सहायता से प्रतिबिंब को देखा जाता है वो लेंस अभिनेत्र लेंस या आई लेंस या आई पीस कहलाता है। इसमें जो अभिदर्शक लेंस होता है, यानी जो लेंस वस्तु की ओर होता है, वो छोटे द्वारक का होता है और इसकी फोकस दूरी भी कम होती है। और जो लेंस नेत्र की ओर होता है, अर्थात जिससे प्रतिबिंब देखा जाता है, यानी कि जो अभिनेत्र लेंस होता है, वो अभिदर्शक लेंस की अपेक्षा बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का होता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंड चक्रीय प्रक्रम विधि द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। प्रतिबिंब को सही स्थिति में लाने के लिए या बिंब को सही स्थिति में व्यवस्थित करने के लिए इसमें जिस विधि का उपयोग किया जाता है उस विधि का नाम है दंड चक्रीय प्रक्रम विधि, रेक एंड पिनियन विधि। तो देखिए, अब इसकी रचना की अपन बातें करें, इसको लिखें, एक बार फिर से उसे जान लें। मैंने क्या बताया, इसमें एक धातु की नलिका के दोनों सिरों पर उत्तल लेंस समाक्षतः लगे होते हैं, समाक्ष एक ही अक्ष के अनुदिश लगे होते हैं। जो उत्तल लेंस बिंब की ओर होता है, यानी वस्तु की ओर होता है, उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। और जो लेंस नेत्र की ओर होता है अथवा जिसकी सहायता से प्रतिबिंब को देखा जाता है वो अभिनेत्र लेंस या आईपीस कहलाता है। अभिदर्शक लेंस छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी का होता है, जबकि अभिनेत्र लेंस बड़े द्वारक व बड़ी फोकस दूरी का लेंस होता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंड चक्रीय प्रक्रम विधि यानी रेक एंड पिनियन विधि द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए इसकी रचना, इसमें एक धातु की नलिका के दोनों सिरों पर समाक्षतः उत्तल लेंस लगे होते हैं। इसमें एक धातु की नलिका के दोनों सिरों पर समाक्षतः उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु यानी कि बिंब की ओर होता है, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस या फील्ड लेंस, और इसे शो करेंगे आप एल नोट से। क्या कहा मैंने, उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस या फील्ड लेंस एल नोट कहते हैं। एवं जो लेंस नेत्र की ओर होता है, अर्थात जिसकी सहायता से प्रतिबिंब को देखा जाता है, अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका
यानी आई पीस। कहलाता है। तो देखिए अपने क्या देखा, इसमें एक धातु की नलिका के दोनों सिरों पर समाक्षतः उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस या फील्ड लेंस एल नोट कहते हैं, एवं जो लेंस नेत्र की ओर होता है अर्थात जिसकी सहायता से प्रतिबिंब को देखा जाता है अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका यानी आई पीस, और इसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे एल ई से, कहलाता है। ये अपन ने दोनों लेंसों की बातें कर ली। फिर देखिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या जानेंगे। मैंने कहा था कि जो वस्तु की ओर लेंस है यानी कि अभिदर्शक जो लेंस है ये बड़े द्वारक का लेंस होता है और इसकी छोटे द्वारक का लेंस होता है, और इसकी फोकस दूरी भी अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। यानी यूँ कह सकते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी और द्वारक अभिदर्शक लेंस के सापेक्ष ज़्यादा होती है। तो देखिएगा अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा वे फोकस दूरी एफ नोट। ध्यान रहे अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, एफ नोट से। अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा वे फोकस दूरी एफ नोट कम एवं अभिनेत्र लेंस का द्वारक वे फोकस दूरी एफ ई। अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा वे फोकस दूरी एफ नोट कम एवं अभिनेत्र लेंस का द्वारक वे फोकस दूरी एफ ई अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। यानी कि अभिदर्शक लेंस के सापेक्ष क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं। दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है उसको दंड चक्रीय प्रक्रम विधि द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंड चक्रीय प्रक्रम विधि द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो क्या कहा मैंने, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंड चक्रीय प्रक्रम विधि द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उनके बीच की दूरी को अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए अपन ने क्या क्या जाना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या परिभाषा दी आपने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो या दो से अधिक लेंसों के संयोजन से बनी ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से निकट की सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ये अपन ने इसकी परिभाषा जान ली है। फिर अपन पढ़ रहे हैं इसकी रचना या बनावट। भाई इसकी रचना या इसकी बनावट क्या है, तो इसमें मैंने क्या देखा, इसमें एक धातु की नलिका के दोनों सिरों पर समाक्षतः उत्तल लेंस लगे होते हैं। दोनों लेंस ही उत्तल हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस एल नोट कहते हैं, एवं जो लेंस नेत्र की ओर होता है अर्थात जिसकी सहायता से प्रतिबिंब को देखा जाता है अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका या आई पीस एल ई कहलाता है। अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा व फोकस दूरी एफ नोट कम एवं अभिनेत्र लेंस का द्वारक व फोकस दूरी एफ ई अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। यानी इसके लिए ये मान कम है और इसके लिए क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंड चक्रीय
दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंड चक्रीय प्रक्रम विधि द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये अपन ने इसकी रचना जान ली है। अब अपन जानेंगे इसमें किस प्रकार समायोजन किया जाता है और प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, इसको और जानते हैं। देखिए नेक्स्ट जो कंटेंट्स अपन इसका जान रहे हैं वो है समायोजन व प्रतिबिंब निर्माण। समायोजन व प्रतिबिंब निर्माण। देखो इसको आप प्रतिबिंब निर्माण अपन कैसे कर रहे हैं इसको आपको अच्छे से जानना है, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो इसी आधार पर अपन इसकी डेरिवेशन कर पाएंगे और डायग्राम को अगर तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए किस तरह से, जैसे स्टेप्स हैं, ये मेरे पास अभिदृशक लेंस है। अभिदृशक लेंस मैंने ये ले दिया है L0, ये मैंने इसकी अक्ष ले दी है। देखो भाई इसका द्वारक भी छोटा है, छोटा लेंस है ये, और इसकी फोकस दूरी भी क्या लेंगे आप, कम लेंगे। इसका प्रकाशिक केंद्र मैंने ले लिया है O1, क्योंकि एक दूसरा लेंस और आएगा अभिनेत्र लेंस, उसके द्वारक को लेंगे आप O2 से। एक लेंस अपन ने ये ले लिया है अभिदृशक लेंस L0, जिसके लिए प्रकाशिक केंद्र क्या है, O1 है। किसी वस्तु को या किसी बिंब को, देखो यहाँ इसका ये फोकस है, इसको मैं F0 लिख रहा हूँ, और ये हो गया है 2F0। ये अगर F0 है तो ये हो जाएगा 2F0। किसी बिंब को या वस्तु को मैं F0 और 2F0 के मध्य रखता हूँ, तो देखो ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस तरफ 2F0 से परे बनेगा, उससे दूर बनेगा, बियॉन्ड 2F0 होगा। तो देखिए उस प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। सबसे पहले एक प्रकाश की किरण तो आप इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए, जो कि बिना किसी परिवर्तन के इसमें से सीधी चली जाएगी। इस प्रकाश की किरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना किसी परिवर्तन के सीधी चली जाती है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। दूसरी प्रकाश की किरण जो इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर है, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से क्या होती है, गुजरती है। तो देखिए उसे आप द्वितीय फोकस से गुजार दीजिए। यहाँ आपने उसे द्वितीय फोकस से गुजारा तो यहाँ आपके पास इस बिंब AB का प्रतिबिंब बन जाता है, और ये प्रतिबिंब हो गया है A', B'। तो आप क्या देख रहे हैं कि AB का प्रतिबिंब A', B' अपने पास यहाँ बनता है। तो देखो यहाँ, हाँ देखिए मैं क्या बता रहा था कि ये कोई बिंब F0 और 2F0 के मध्य रखा था, तो एक प्रकाश की किरण तो आपने इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजार दी, जो कि बिना किसी परिवर्तन के चली गई थी। दूसरी प्रकाश की किरण इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो कि इसके द्वितीय फोकस से, यानी यहाँ से वो गुजर रही है, और इसके पश्चात ये यहाँ पर प्रतिबिंब का क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखिए जो दूसरा जो अपने पास लेंस है, जिसको कि आपने अभिनेत्र लेंस कहा है, अपन उसमें दंड चक्रीय यानी रेक एंड पिनॉन मेथड से इस तरह से दोनों लेंसों के बीच की दूरी को अरेंज करेंगे
कि ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, जिसे कि मध्यवर्ती प्रतिबिंब कहा जाता है, ये मध्यवर्ती प्रतिबिंब उस अभिनेत्र लेंस के फोकस व प्रकाशी केंद्र के मध्य आ जाए। और ये आप जानते हो, जब कोई बिंब उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशी केंद्र के मध्य होता है तो जिस ओर बिंब होता है उस ओर ही उसका आवर्धित और सीधा और आभासी प्रतिबिंब निर्मित हो जाता है। तो यहाँ पर भी अपन ऐसा ही करते हैं कि ये उस लेंस को इस तरह से अरेंज करते हैं। देखिएगा, ये आपके पास दूसरा लेंस है LE। इसका प्रकाशिक केंद्र ले लिया है आपने O2। आपने देख रहे हैं कि इसका द्वारक छोटा है और इसका द्वारक क्या है, बड़ा है। अब ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसे अपन ने मध्यवर्ती प्रतिबिंब कह रहे हैं, वो इस अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। अगर इसके लिए बिंब का ये कार्य करता है तो देखिए, एक प्रकाश की किरण तो आप इसके प्रकाशी केंद्र O2 से गुजार दीजिए, ये तो बिना किसी परिवर्तन के इसमें से पास हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, वो प्रकाश की किरण इसके फोकस से पास होगी, ये आपने गुजार दी है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ इस दिशा के अंदर ये जो दोनों किरणें हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, अर्थात इस ओर तो प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है, लेकिन अगर इनके बीच की दूरी को अगर यूँ देखें तो इस ओर आने पर ये दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। यानी इन किरणों को अगर आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आप देखिए, इनको पीछे की ओर बढ़ाएं तो आप क्या पाते हैं कि यहाँ इस बिंदु पर ये प्रतिबिंब का आपके पास निर्माण हो रहा है, यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। ये हो गया है आपके पास अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। आप इस चित्र को जूम करके भी देख सकते हैं कि भी किस तरह से कहाँ कैसे है, क्योंकि चित्र में ही सब कुछ है आपके पास यहाँ। अब देखिए, आप इसके अंदर इसमें राशियों को शो करें। अब ये आपके पास लेंस है, ये बिंब है, बिंब से इस लेंस की जो दूरी है, इस दूरी को दर्शाया जाएगा U0 से। अब ये लेंस के इस ओर है तो ये दूरी आएगी ऋणात्मक -U0। इस लेंस से इस बिंब AB का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो है A डैश B डैश, जो कि लेंस के दाईं ओर इस तरफ बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब दूरी जो V0 होगी, ये आएगी प्लस में, अगर आप चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर रहे हैं तो देखिए, ये दूरी तो होगी -U0, ये होगी V0। फिर चूंकि ये जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश, वो इस लेंस के लिए बिंब का कार्य कर रहा है। अगर ये इस लेंस के लिए बिंब का कार्य कर रहा है तो देखिए, ये इसके लिए बिंब की जो दूरी हो जाएगी वो दूरी हो जाएगी UE, और इसे आप आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। माइनस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि लेंस के सामने वाली स्थिति में आ रहा है, तो ये हो जाएगी -UE। ये अपन ने दूरियों को शो कर दिया है। फिर आप देखेंगे कि आपको जैसे एंगल देखना है कि ये कितना एंगल बन रहा है, इसमें ये बीटा एंगल है। यहाँ से इस अक्ष के साथ अगर अपन इस एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल अपने पास क्या बन रहा है, बीटा, अंतिम प्रतिबिंब के लिए। अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहे हैं अपन वस्तु को, केवल आंख से देख रहे हैं, उस स्थिति के अंदर अगर अपन देखें तो वो यूं होगी। ये जैसे कोई बिंब आपके पास AB है, तो इससे देखो ये स्थिति, यहाँ पर मानव नेत्र है कोई, और ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो ये दूरी क्या होगी, -D, क्योंकि प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, लाइट की डायरेक्शन ये है और आप मेज़र इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो आपके पास बीटा और अल्फा के रूप में यहाँ अपने पास डायग्राम आ गया है। इनको आप जूम करके देखें, डायग्राम को बना के देखें। अगर ये डायग्राम आपने सही बना लिया तो आपके लिए डेरिवेशन बहुत आसान होगी। अब देखिए, जो आपने इस चित्र के अंदर देखा है या इस डायग्राम के अंदर देखा है कि कैसे कैसे स्टेप्स से अपन ने इस डायग्राम को बनाया है, उन्हीं स्टेप्स को आपको इसमें फॉलो करना है।
कि मैंने क्या बताया, किस तरह से बना है, उसी का अपन डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो देखो डिस्क्रिप्शन में क्या कह सकते हैं, बिंब AB को, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है एडेस बीडेस वो तो मध्यवर्ती प्रतिबिंब है। जब बिंब AB को अभिदृश्यक लेंस के f0 व 2f0 के मध्य रखा जाता है तो इसका वास्तविक, उल्टा व आवर्धित प्रतिबिंब, वास्तविक, उल्टा व आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, या यूँ कह सकते हैं कि ये वाली जो स्थिति बनती है, ये इसका क्या था, यहाँ से पास हो रही थी f0, यहाँ ये क्या हो जाएगा 2f0 से परे, दूसरी ओर 2f0 से परे बनता है, जिसे मध्यवर्ती प्रतिबिंब कहते हैं। और यह मध्यवर्ती प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस LE के लिए बिंब का कार्य करता है, लेंस LE के लिए बिंब का कार्य करता है। दोनों लेंसों के मध्य की दूरी दंड चक्रीय प्रक्रम विधि द्वारा यानी रेक एंड पिनियन विधि द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि A डैश B डैश अभिनेत्र लेंस के फोकस व प्रकाशी केंद्र के मध्य आ जाए, जिससे उसका बिंब की ओर प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश अपन को क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो देखो जो आपने चित्र में क्रियाविधि देखी है या जो समायोजन देखा है उसी को अपन अब लिख लेते हैं। बिंब AB को अभिदृश्यक लेंस के, बिंब AB को अभिदृश्यक लेंस के f0 व 2f0 के मध्य बिंब AB को अभिदृश्यक लेंस के f0 व 2f0 के मध्य लेंस के सामने u0 दूरी पर रखते हैं, लेंस के सामने u0 दूरी पर रखते हैं, जिससे बिंब AB का वास्तविक, उल्टा व आवर्धित प्रतिबिंब, जिससे बिंब AB का वास्तविक, उल्टा व आवर्धित प्रतिबिंब A डैश B डैश लेंस के दूसरी ओर 2f0 से परे बनता है, जिसे मध्यवर्ती प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या लिखा मैंने, जिससे बिंब AB का वास्तविक, उल्टा व आवर्धित प्रतिबिंब A डैश B डैश लेंस के दूसरी ओर 2f0 से परे बनता है, जिसे मध्यवर्ती प्रतिबिंब कहते हैं। यह मध्यवर्ती प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस LE के लिए बिंब का कार्य करता है। तो देखिएगा
आपने क्या लिखा, बिंब ए बी को अभिदर्शक लेंस के एफ नोट व 2f नोट के मध्य लेंस के सामने u नोट दूरी पर रखते हैं, जिससे बिंब ए बी का वास्तविक उल्टा व आवर्धित प्रतिबिंब a डैश b डैश लेंस के दूसरी ओर 2f नोट से परे, 2f नोट से परे और कितनी दूरी पर, आप ब्रैकेट नोट कर सकते हैं, v नोट दूरी पर, दूसरी ओर 2f नोट से परे अर्थात v नोट दूरी पर बनता है। यानी कि ये जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या ले लिया आपने, v नोट दूरी पर बनता है, जिसे मध्यवर्ती प्रतिबिंब कहते हैं। यह मध्यवर्ती प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस LE के लिए बिंब का कार्य करता है। दोनों लेंसों L नोट व LE के मध्य की दूरी दंड चक्रीय प्रक्रम यानी कि रेक एंड पिनियन विधि द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि, तो देखिए यह मध्यवर्ती प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस LE के लिए बिंब का कार्य करता है। दोनों लेंसों के मध्य की दूरी दंड चक्रीय प्रक्रम यानी रेक एंड पिनियन विधि द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि A डैश B डैश लेंस LE के फोकस वे प्रकाशिक केंद्र के मध्य आ जाए। व्यवस्थित करते हैं कि A डैश B डैश लेंस LE के फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य आ जाए, जिससे इसका किसका A डैश B डैश है, जिससे इसका आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब A डबल डैश B डैश, जिससे इसका आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश A डैश B डैश प्रतिबिंब मध्यवर्ती प्रतिबिंब A डैश B डैश की और ही बने। तो देखिए मैंने क्या कहा, बिंब AB को अभिदर्शक लेंस के F नोट व 2F नोट के मध्य लेंस के सामने U नोट दूरी पर रखते हैं, जिससे बिंब AB का वास्तविक उल्टा व आवर्धित प्रतिबिंब A डैश B डैश लेंस के दूसरी ओर 2F नोट से परे और कितनी दूरी पर, V नोट दूरी पर बनता है, जिसे मध्यवर्ती प्रतिबिंब कहते हैं। यह मध्यवर्ती प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस LE के लिए बिंब का कार्य करता है। दोनों लेंसों L नोट और LE के मध्य की दूरी दंड चक्रीय प्रक्रम यानी रेक एंड पिनियन मेथड द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि A डैश B डैश लेंस LE के फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य आ जाए, जिससे इसका आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश मध्यवर्ती प्रतिबिंब A डैश B डैश की ओर ही बने। तो देखो ये अपन ने इसे प्रतिबिंब निर्माण जान लिया,
या यूँ कह सकते हैं समायोजन अपन ने इसका जान लिया। अब अपन जानेंगे इसके लिए आवर्धन। आवर्धन है क्या, आवर्धन क्षमता है क्या। आवर्धन क्षमता मैंने बताई थी कि किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनने वाले दर्शन कोण बीटा और बिना प्रकाशीय उपकरण के बिंब द्वारा आँख पर बनने वाले दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को ही उस प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। वो डेरिवेशन और अपन इसकी करते हैं और आप इस चित्र को जूम में लेकर के जूम से इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं और इसे बना करके 2-3 बार इसका अभ्यास करें, क्योंकि अगर डायग्राम आपने बना लिया है तो ये डिस्क्रिप्शन लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा। दोनों डायग्राम को आप देखें। देखिए अब अपन इसमें जानते हैं आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता, इसके लिए फॉर्मूला अपन को निकालना है। आवर्धन क्षमता के लिए मैं बता ही चुका हूं कि आवर्धन क्षमता होगी क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और बिना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के देखने पर आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को ही क्या कहेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु को देखने पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु को देखने पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा, आंख पर बने दर्शन कोण बीटा वे बिना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के देखने पर बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो देखिए क्या परिभाषा पढ़ी है आपने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु को देखने पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा वे बिना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के देखने पर बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अर्थात फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला ये हो गया कि m = बीटा अपॉन में अल्फा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है
कि जब बीटा और अल्फा बहुत अल्प होता है तो इसको आप 10 के रूप में लिख सकते हैं। और यही डेरिवेशन इसी टाइप से अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी में की थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि आप इस डेरिवेशन को अच्छे से जान लें, क्योंकि यही सेम प्रक्रिया आपकी जो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उनके अंदर भी ये डेरिवेशन काम आएगी। वहाँ एक ही लेंस था, जबकि यहाँ अपन 2 लेंसों का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए m इजिकल टू बीटा अपॉन में अल्फा, तो आपकी स्टेप्स क्या होंगी? अब आप बीटा और अल्फा को 10 के रूप में रखेंगे, 10 बीटा और 10 अल्फा का मान आप इन चित्रों से लेंगे, फिर इन मानों को आप हल करेंगे तो आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो सूत्र अपन को प्राप्त होगा, इसमें वही सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति 2 आपको केस, 2 आपको स्थितियां लेनी है। पहली, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और सेकंड केस जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो देखिए अपन उन स्थितियों को जानते हैं। बीटा व अल्फा के अल्प होने पर, अगर ये अल्प होंगे तो बीटा को लगभग बराबर आप कह देंगे 10 बीटा, और अल्फा भी लगभग बराबर हो जाएगा 10 अल्फा। तो बीटा लगभग बराबर 10 अल्फा और अल्फा लगभग बराबर क्या हो जाएगा? 10 अल्फा। तो इसलिए इक्वेशन 2 आपके पास आ गई है, m इजिकल टू 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इस इक्वेशन 2 में आपको मान ज्ञात करने हैं 10 बीटा और 10 अल्फा के। इन वैल्यूज को और अपन ज्ञात करते हैं। देखिए आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 आई है वो ये है, m इजिकल टू 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। ये इक्वेशन थी m इजिकल टू, इक्वेशन नंबर ये थी आपके पास 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किस किस की? कि 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी इस डायग्राम से, फिर 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी इस डायग्राम से। तो देखिए यहां गौर कीजिएगा, 10 बीटा, 10 क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब इसमें देखो ट्राइंगल के अंदर लंब है ये सामने वाली भुजा, और आधार क्या है? ये, यानी लंब अगर a डैश b डैश है तो आधार होगा इसका b डैश O2। देखें एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो हो गया लंब, और ये क्या हो गया? इसका आधार। तो लंब बटे आधार यानी a डैश b डैश अपॉन में b डैश O2, जिसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं क्योंकि मुझे पता है, ये तो मैंने लिख दिया है a डैश b डैश अपॉन में आधार क्या है इसका? देखिए आप, ये डिस्टेंस क्या होगी? माइनस ue होगी। भाई इसको लेने से कोई मतलब नहीं, दूरी पता ही नहीं अपन को। ये तो ये वाली स्थिति ले रहे हैं अपन, तो ये क्या हो गई? माइनस ue। एंड अगर मैं अब इसमें 10 अल्फा की वैल्यू देखता हूं तो उस डायग्राम को आप देख लीजिए, 10 अल्फा इजिकल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है इसमें? AB, और बेस क्या है? माइनस D, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? इसका मान 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए अब आपके पास m का फॉर्मूला क्या हो गया है? 10 बीटा। 10 बीटा का मीन्स a डैश b डैश अपॉन में माइनस ue, फिर अपॉन में क्या है? ab अपॉन में माइनस d। अब आप इसकी साधारण गणित हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा m इजिकल टू a डैश b डैश माइनस ue, उल्टा गुणा कर लें माइनस d, और ये AB। अरेंज करें आप इस समीकरण को तो ये हो जाएगी a डैश b डैश अपॉन में AB।
इज इक्वल टू डी अपॉन में यू ई। समीकरण नंबर 3 आपके पास ये आ गई है। अब इस समीकरण में एक कॉन्सेप्ट अपने पास यहाँ यूज होगा। कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं पहले। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं? लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए आवर्धन के लिए आपने एक सूत्र जाना था। अपन ने ये सिद्ध किया था, याद कीजिए, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h इज इक्वल टू वी अपॉन में u, यानी कि लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का जो अनुपात होता है वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? कि लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के तुल्य होता है। तो यहां पर भी अपन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, चूंकि लेंस से निर्मित चूंकि लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई अपोन में बिंब की लंबाई, ये अनुपात बराबर होगा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अपॉन लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या लिखा मैंने? चूंकि लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात ये बराबर होगा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से बिंब की दूरी। अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। ए बी क्या है? बिंब की लंबाई है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात। तो देखें ए डैश बी डैश ये है प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब है ए बी उस बिंब की लंबाई है। तो ध्यान दें, ये जो प्रतिबिंब बना है किस लेंस से बना है? इस लेंस से। यहाँ बिंब ये है, तो इसका मतलब इस लेंस से संबंधित राशियां ही काम आएंगी। तो देखें इस लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या है? इस लेंस से प्रतिबिंब कौन सा बना है? ए डैश बी डैश, उसकी दूरी क्या है? प्लस वी नोट, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी की वैल्यू हो जाएगी वी नोट। फिर है लेंस से बिंब की दूरी, तो ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है इसका बिंब क्या है? ए बी, तो इसकी दूरी कितनी है? माइनस यू नोट, यानी कि आपके पास ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी की वैल्यू आ गई है वी नोट अपॉन में माइनस यू नोट। तो आपकी इक्वेशन इस रूप में आ गई है। इसलिए ये कह सकते हैं अतः m इज इक्वल टू, समीकरण 3 में देखें ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? आगे नेगेटिव साइन लगाते हुए वी नोट अपॉन में यू नोट, वी नोट अपॉन में यू नोट। ध्यान रहे अपन इसे जीरो नहीं पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे, वी नोट और ये यू नोट, वी जीरो यू जीरो नहीं पढ़ेंगे। फिर डी अपॉन में यू ई, ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 4 और ये फॉर्मूला आ गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का। देखो जब बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतने बड़े क्वेश्चन को पूछने की अपेक्षा उसके किसी पार्ट को पूछते हैं। अधिकांशतः तो इस डायग्राम को पूछते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बनाना आ गया है तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन तो पता है, उसकी बनावट पता है। तो बनावट है, डिस्क्रिप्शन है, ये कम ना पूछ के इसकी अपेक्षा आपसे डायग्राम पूछेंगे या आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कराएंगे तो आप यहाँ तक करेंगे उस डेरिवेशन को। लेकिन अगर इसी में ये कह दें कि इनकी स्थितियों को बताइए तो फिर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, या तो फिर केवल स्थितियाँ ही पूछी जाएंगी। तो देखें आपके पास ये जो फॉर्मूला आया
कैसे आपने लिया उन स्टेप्स को वापस से एक बार देख लें। आपने देखा कि आवर्धन क्षमता है क्या, बीटा अपोन में अल्फा है, फिर बीटा और अल्फा को आपने इसको 10 के रूप में लिख लिया, तो ये हो गया था m इजिकल टू 10 बीटा अपोन में 10 अल्फा। फिर आपने 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू निकाली, जो आपके पास ये है, चित्र की सहायता से निकाल ली थी। 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू आपने ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, यानी कि 10 बीटा की जगह वैल्यू रख दी और 10 अल्फा की जगह वैल्यू रख दी। इनको सोल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से आपने देखा कि a डैश प्रतिबिंब की लंबाई है और a b बिंब की है, यानी कि इस बिंब का प्रतिबिंब ये है, इस बिंब का प्रतिबिंब ये है। और आप ये जानते हैं कि लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो देखिए आपने क्या किया कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात बराबर क्या कर दिया, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या थी लेंस से, क्योंकि इस लेंस से बनी है प्रतिबिंब, तो इसी लेंस से दूरियां इंक्लूड करेंगे आप। तो इससे बनी है, इसका कोई रोल नहीं रहा, अभी इसी से बनी थे प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब a डैश b डैश बन रहा है वो किससे बन रहा है, अभिदर्शक लेंस से। तो इसलिए अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब a डैश b डैश की दूरी क्या हुई, v0, और इसी से बिंब ab की दूरी क्या हो गई, u0। ये प्लस का साइन आएगा, इसमें माइनस का आएगा। ये वैल्यूज रखी तो आपके पास लेंस से आवर्धन का सूत्र आ गया। यहां आप क्या चीज देख रहे हैं कि ये जो v0 अपोन में u0 है, यानी अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और अभिदर्शक लेंस से बिंब की दूरी, ये हो गया अभिदर्शक लेंस के लिए आवर्धन। इसका मतलब ये किसका हो गया, अभिनेत्र लेंस के लिए आवर्धन। अर्थात ये जो आवर्धन क्षमता जो m आ रही है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, वो अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता और अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता का क्या है, गुणनफल है। यानी कि आवर्धन इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज़ अपन जानते भी हैं कि लेंसों के संयोजन में जाना था कि लेंसों के संयोजन में परिणामी जो आवर्धन थी, परिणामी जो आवर्धन था वो सभी लेंसों के आवर्धनों का क्या था, गुणनफल था। तो ये बात भी अपन लिख लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन आपके पास क्या आई थी आवर्धन के लिए, m इजिकल टू माइनस v0 अपोन में u0 d अपोन में ue। इक्वेशन नंबर थी आपके पास 4। इक्वेशन नंबर 1 तो क्या थी, m इजिकल टू बीटा के रूप में ले ली थी आपने। ये हो गई नंबर 4 इक्वेशन थी, m इजिकल टू माइनस v0 अपोन में u0 d अपोन में ue, जहां v0 अपोन में u0 इसको आप कह दीजिए m0, यानी कि अभिदर्शक लेंस के लिए ये बन गया है आवर्धन। v0 अपोन में u0 m0 हो गया, साथ ही d अपोन में ue इसे लिख सकते हैं me। अभिनेत्र लेंस के लिए आवर्धन। यहाँ इन दोनों का या आपके पास आवर्धन आ गया। आगे ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो ऋणात्मक चिन्ह इस बात को दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है बिंब के सापेक्ष। अब लेते हैं अपन इसकी विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस।
देखिए विशेष स्थितियां क्या होंगी। नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। पहली स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रतिबिंब इनमें से किस लेंस से बन रहा है? अभिनेत्र लेंस से बन रहा है, यानी कि अभिनेत्र लेंस के लिए ही स्थिति आएंगी। ये आपके पास फॉर्मूला है d/UE, यानी आपको d/UE के रूप में वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर ऐसा है तो देखिए, अंतिम प्रतिबिंब इससे बन रहा है, अभिनेत्र लेंस से। आपने ये सूत्र पढ़ा हुआ है, ये पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F से। इस फॉर्मूले से देखो, V का मीन्स क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो अंतिम प्रतिबिंब किससे बना रहे हैं आप? अभिनेत्र लेंस से। तो अभिनेत्र लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात -d। तो यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/V। V की वैल्यू हो जाएगी -d। फिर आए आप U। यहां U है क्या? इस लेंस के लिए U की वैल्यू क्या होगी? -UE। ये हो जाएगी -UE। ये हो गई आपके पास बिंब दूरी, यानी ये तो हो गई है आपके पास प्रतिबिंब दूरी, और ये हो गई है बिंब दूरी, जो कितनी है? -UE। पे नेगेटिव साइन ग्रुप में क्यों आ रहा है? सामने आ रहा है। फिर देखिएगा F, किस लेंस से प्रतिबिंब बना रहे थे अपन? अभिनेत्र लेंस से। तो फोकस दूरी भी इसी की आएगी। तो ये फोकस दूरी हो गई है FE। उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी धनात्मक आ जाएगी, अवतल लेंस होता तो ऋणात्मक लेते हैं। यानी कि आप तो इस तरह से मान के चलें, ये आपके पास फॉर्मूला था जिससे आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, और उस क्वेश्चन के लिए V की वैल्यू -d है, U की वैल्यू -UA है, और F की वैल्यू क्या है? FE है। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक तरह से आप ये मान के इसे सोल्व करें। अगर ऐसा है तब देखिए, अब आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी -1/d, माइनस ये स्टेप हो गई प्लस 1/UE, और ये हो गया है 1/FE। फिर आगे की स्टेप्स में इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, तो ध्यान दें, मेरे पास समीकरण 4 में d/UE है, यानी कि मुझे d/UE ज्ञात करना है। तो मैं इसमें देखूँ, अगर पूरी इक्वेशन को मैं अगर d से गुणा कर देता हूँ, कैपिटल D से, तो ये समीकरण होगी d/UE। d/UE समीकरण बन जाएगी। तो देखें, उपरोक्त समीकरण को कैपिटल D से गुणा करने पर, अगर इस पूरी समीकरण को मैं कैपिटल D से गुणा करता हूं तो ये समीकरण होगी -d/d प्लस d/UE इज इक्वल टू d/FE। यानी कि अब ये जो स्टेप्स आपके पास आएंगे, -1 प्लस d/UE इज इक्वल टू d/FE। मुझे ज्ञात क्या करना है समीकरण 4 के लिए? d/UE का मान। तो अगर ऐसा है तो अब देखिएगा, d/UE इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस d/FE। ये इक्वेशन नंबर आपने नाम दे दिया है इसे 5। इसके आगे की स्टेप को अपन यहाँ देख रहे हैं। समीकरण 5 से d/UE का मान आप किस में रख दीजिएगा? समीकरण 4 में।
तो देखिए समीकरण 4 में अगर अपन इस मान को रखते हैं तो ये वैल्यूज आपकी कैसी बनेंगी, समीकरण 4 वे समीकरण 5 से, समीकरण 4 वे समीकरण 5 से अगर आप समीकरण 4 और 5 से देखें तो आवर्धन क्षमता m इजिकल टू फॉर्मूला हो जाएगा माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट, फिर हो जाएगा d अपॉन में जो ue है इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस d अपॉन में fe। ये आपके पास आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया है जो कि होगा मैक्सिमम आवर्धन क्षमता, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। ये अपने पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता के लिए अपन ने सूत्र निकाल लिया है। इस विशेष स्थिति में जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, नेत्र पर इस स्थिति में स्ट्रेस तनाव मैक्सिमम होगा। तो वापस से इस स्थिति को समझें आप, आपके पास आवर्धन क्षमता का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए सूत्र क्या था, m इजिकल टू माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट d अपॉन में ue, ये अपने पास फॉर्मूला आया था। आपको इसमें d अपॉन में ue का मान निकालना था। विशेष स्थिति किसके लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था, यानी कि d पर जो बन रहा था। आपने फिर इसके लिए क्या किया कि अंतिम प्रतिबिंब किससे बन रहा था, अभिनेत्र लेंस की सहायता से बन रहा था। अभिनेत्र जो लेंस था उस लेंस के लिए अपन ने लेंस सूत्र लगाया 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इजिकल टू 1 अपॉन में f। फिर आपने इसके अंदर v का, u का और f का, इन तीनों का मान रखा। तो आपने इसमें v की वैल्यू क्या देखी, v की वैल्यू क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि माइनस d। फिर आपने इसके अंदर वैल्यू किसकी देखनी है, u की, u की वैल्यू क्या थी माइनस ue। फिर f की वैल्यू क्या थी fe, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। अगर ये अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी आपके पास यहाँ इसमें आ जाती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के रूप में अपन ने इसको ले लिया, फिर आपके पास समीकरण इस रूप में ही आ गई थी। इस समीकरण को आपने क्या किया, d से गुणा किया, d से गुणा करके हल किया तो आपके पास d अपॉन में ue की वैल्यू 1 प्लस d अपॉन में fe आई। इस वैल्यू को आपने समीकरण 4 में रख दिया d अपॉन में ue की जगह, तो आपके पास इक्वेशन आ गई m इजिकल टू माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट 1 प्लस d अपॉन में fe। अब इसी समीकरण को आगे अपन कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करते हैं जो कि आपके पास मैक्सिमम आवर्धन के रूप में सूत्र आया है, उसी पर देखें।